मिथिला के अधिपति कला के प्रति अपने गहन अभिरुचि और समर्पण के लिए सुविख्यात थे। अपने राज्य के कला साधकों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु वे नियमित रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन करते, जिनका उद्देश्य न केवल कला का पोषण करना था, बल्कि कलाकारों को उनके जीवनयापन का साधन भी उपलब्ध कराना था। विभिन्न पर्वों और उत्सवों के अवसर पर राज दरबार द्वारा आयोजन किए गए मनोरंजक कार्यक्रमों में कलाकारों को इतने पारितोषिक प्राप्त होते कि वे पूरे वर्ष अपनी साधना में लीन रह सकते थे। मिथिला नरेश की कला के प्रति उदारता और संवेदनशीलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी कचहरी में बाहरी कलाकारों के लिए सदैव स्वागत द्वार खुले रहते। जब कोई कलाकार किसी संकट या आवश्यकता से ग्रस्त होता तो वह सीधे राज दरबार में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता और नरेश से मान सम्मान के रूप में कोई न कोई उपहार प्राप्त करता। कलाकारों की सुविधा हेतु मिथिला नरेश ने एक विशेष कक्ष का निर्माण करवाया था, जहां बाहर से आने वाले कलाकार विश्राम कर सके और कक्षपाल के माध्यम से नरेश से मिल सके। कक्षपाल को यह अधिकार दिया गया था कि वह कलाकारों की प्रतिभा की परख कर सके, ताकि केवल सच्चे कला साधकों को ही महाराज से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस व्यवस्था से कुछ समय तक सब कुछ सुचारू रूप से चला, किंतु समय बीतने के साथ कक्षपाल की नीयत में परिवर्तन आने लगा। उसने देखा कि जो कलाकार महाराज से मिलकर लौटते, वे तरह तरह के उपहारों से समृद्ध हो जाते। यह देख कक्षपाल ने सोचा कि यदि वह इन साधारण से दिखने वाले कलाकारों को महाराज से मिलने ही न दे, तो क्या वे ये उपहार प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। यहीं से उसके मन में एक दुर्भावना ने जन्म लिया। क्यों न वह इन आगंतुक कलाकारों से सौदा करे। उसने निर्णय लिया कि महाराज से मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कलाकारों को अपनी पुरस्कार राशि का 25% उसे देना होगा। इसके बाद कक्षपाल ने अगली सुबह से ही यह वसूली शुरू कर दी। कलाकारों के प्रति उसकी दृष्टि और व्यवहार बदल गया। अब जहां उसका कर्तव्य था कि वह कलाकारों की योग्यता की जांच करे, वहीं वह अब केवल उन्हीं कलाकारों को प्रवेश देता जो उसकी शर्त मानने को तैयार होते। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया और उसने कुछ आगंतुकों से पहले से ही चढ़ावा लेने की शुरुआत कर दी, ताकि वे नरेश के दरबार में प्रवेश पा सके। मिथिला नरेश ने महसूस किया कि उनके पास कलाकार के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आने लगे हैं जो कला के मर्मज्ञ नहीं हैं और न ही प्रतिभा के धनी। कार्तिक का महीना था, फसलें कट चुकी थीं। मिथिला नरेश हर वर्ष कार्तिकोत्सव का आयोजन कराते थे। इस साल उन्होंने कार्तिकोत्सव को भव्य रूप देने का निश्चय किया था। उन्होंने एक दिन गोनूजा से कहा, पंडित जी, इस वर्ष मैं कार्तिकोत्सव का भव्य आयोजन कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आयोजन में दूसरे राज्यों के कलाकारों को भी विशेष आमंत्रण भेजूं, मगर मुझे संकोच हो रहा है क्योंकि इस वर्ष अपने राज्य के जितने भी कलाकार मुझसे मिलने और अपनी कला का प्रदर्शन करने आए, उनमें बहुत कम ऐसे लोग थे जिनमें कला के तत्व विद्यमान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिथिलांचल में कला की अधोगति क्यों हो रही है। बड़े और सिद्धहस्त कलाकार इस वर्ष मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जब गोनूजा ने मिथिला नरेश के मुंह से यह बात सुनी तो वे गंभीर हो गए। उन्हें महाराज की बात चिंता पैदा करने वाली लगी कि इस वर्ष महाराज से मिलने राज्य का कोई भी वरिष्ठ कलाकार नहीं आया। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से कोई ऐसी गंभीर बात है जिससे कलाकार राज्य विमुख हो रहे हैं, अन्यथा कला को अपने राज्य में प्रोत्साहित करने वाले मिथिला नरेश से कोई वरिष्ठ कलाकार मिलने भला क्यों नहीं आएगा। गोनूजा ने मिथिला नरेश से कहा, महाराज, आप कार्तिकोत्सव की तैयारियों का निर्देश जारी करें और मुझे 1 हफ्ते का समय दें। मुझे नहीं लगता कि 1 वर्ष में मिथिला में कला की अधोगति हो गई है। यदि राज दरबार में अच्छे कलाकार नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। इस 1 हफ्ते में मैं अपने ढंग से इस संबंध में जानकारी करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि राज्य में कला के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे सद प्रयासों की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकूं। मिथिला में कला और कलाकार पहले से हाँ और आपकी कृपा से आज भी है और कल भी रहेंगे। मिथिला नरेश से विदा लेकर गोनूजा अपने ढंग से सक्रिय हो गए। मिथिला नरेश से हुई बातचीत के 3 दिन बाद ही गोनूजा दरबार में आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य के हर आयु वर्ग के लिए एक मेधा परीक्षण प्रतियोगिता का आयोजन भी इस बार के कार्तिकोत्सव में होना चाहिए। कार्तिकोत्सव की चर्चा सुनते ही
मिथिला नरेश ने समझ लिया कि जरूर गोनू झा को कलाकारों के राज्य विमुख होने का कोई सुराग मिल गया है और वे इस मेधा परीक्षण प्रतियोगिता के बहाने उनके सामने कुछ प्रकट करना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने दरबारियों से पूछा, आप लोगों की क्या राय है? दरबारियों में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो गोनू झा से जलते थे या ऐसे समय की प्रतीक्षा में रहते थे कि गोनू झा को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे दरबारियों ने एकमत होकर मिथिला नरेश को राय दी कि कार्तिकोत्सव तो उमंग और उल्लास के लिए आयोजित होता है, जबकि मेधा परीक्षण प्रतियोगिता गंभीर प्रकृति की प्रतियोगिता है। मनोरंजन के समय गंभीर प्रतियोगिताएं रसभंग की स्थिति पैदा करेंगी, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता कार्तिकोत्सव में नहीं होनी चाहिए। मगर गोनू झा ने मिथिला नरेश से कहा, इस तरह की प्रतियोगिता के लिए कार्तिकोत्सव से अच्छा कोई दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता। नवान्न के आगमन से ग्रामीण कार्तिक में आर्थिक समस्याओं से निश्चिंत होते हैं। गरीब से गरीब आदमी अपने भोजन वसन की चिंता से मुक्त रहता है और सबसे बड़ी बात कि कार्तिकोत्सव में राज्य भर के लोग आते हैं, इसलिए राज्य की मेधा शक्ति की पहचान के लिए इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं हो सकता। मिथिला नरेश को गोनू झा का तर्क पसंद आया और उन्होंने मेधा परीक्षण प्रतियोगिता के आयोजन की स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति के तुरंत बाद गोनू झा ने मिथिला नरेश के सामने इच्छा जताई, महाराज, मैं भी इस मेधा परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। दरबारियों में जैसे ही गोनू झा को महाराज से यह कहते सुना कि मेधा परीक्षण प्रतियोगिता में वह भाग लेना चाहते हैं, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि इस तरह की किसी भी प्रतियोगिता में राज दरबार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। लेकिन गोनू झा ने पुनः मिथिला नरेश से कहा, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में अपनी मेधा की वास्तविक क्षमता की पहचान के लिए भाग लेना चाहता हूँ, मुझे पारितोषिक की अभिलाषा नहीं है। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि दरबारी यदि उन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान करें कि वे कोई भी इनाम ग्रहण नहीं करेंगे, तो वे उनके आभारी रहेंगे। इस पर दरबारी शांत होकर अपने आसनों पर बैठ गए। महाराज ने गोनू झा को मेधा परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। इसके 4-5 दिन बाद मिथिला का प्रसिद्ध कार्तिकोत्सव प्रारंभ हुआ। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य भर के कलाकार तो आए ही, राज्य के बाहर के भी विशेष आमंत्रित कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्तिकोत्सव के समापन समारोह के दिन पुरस्कार वितरण की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनवाया गया बृहद पंडाल खचाखच भरा था। मिथिला नरेश पुरस्कार वितरण के लिए स्वयं मंच पर आसीन थे। सबसे पहले मेधा परीक्षण प्रतियोगिता के परिणाम सुनाए गए। गोनू झा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ निरूपित हुआ था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि वे पुरस्कार नहीं लेंगे, इसीलिए उनके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए लोगों को पुरस्कार दिए गए। इस पुरस्कार वितरण के बाद मिथिला नरेश ने अपनी ओर से गोनू झा को कुछ इनाम देने की इच्छा जाहिर की। तब गोनू झा ने कहा, यदि महाराज मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मुंह मांगा इनाम दे। उनकी बात सुनकर पंडाल में बैठे दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अंततः मिथिला नरेश ने गोनू झा से पूछा, हाँ पंडित जी, आप बताएं कि आपको क्या इनाम चाहिए? गोनू झा ने कहा, मुझे नंगी पीठ पर 1000 कोड़ा का इनाम दे। उनकी यह मांग सुनते ही पंडाल में सन्नाटा छा गया। पंडाल में बैठे ईर्ष्यालु दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। गोनू झा की मांग इतनी अप्रत्याशित थी कि दरबारियों की समझ में नहीं आया कि आखिर गोनू झा इस तरह 1000 कोड़ों की मार क्यों खाना चाहते हैं। 5-10 कोड़े में तो आदमी बेदम हो जाता है और गोनू झा 1000 कोड़े खाएंगे। ये आत्महत्या नहीं तो और क्या है। मिथिला नरेश भी हतप्रभ थे। उन्होंने गोनू झा से कुछ और मांगने को कहा, मगर गोनू झा ने कहा, महाराज, आपने मुझे मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है, अब उससे मुकर्रे नहीं। मुझे 1000 कोड़ों का इनाम चाहिए, नंगी पीठ पर, और कुछ भी नहीं। अंततः मिथिला नरेश ने गोनू झा की पीठ पर 1000 कोड़े लगाने का निर्देश दे दिया। कोड़े लेकर 2 मुस्टंडे सिपाही मंच पर आ गए। तब गोनू झा ने मिथिला नरेश से कहा, पंडाल में अगली पंक्ति में बैठे कलाकार स्वागत कक्षपाल को पहले मंच पर बुलाया जाए। मिथिला नरेश अब यह समझ चुके थे कि गोनू झा कुछ ऐसा रहस्योद्घाटन करने वाले हैं जो सबके लिए चौंकाने वाला होगा।
उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कक्षपाल को मंच पर लाया जाए। जब कक्षपाल मंच पर आया तो उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। कार्तिक मास की सर्द रात में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वह भयभीत और सहमा हुआ था। गोनू झा ने उसके हाथ का इशारा करते हुए मंच पर स्वागत किया और कहा, आइए महान कला पारखी और स्वागत कक्ष के सर्वेसर्वा कक्षपाल महोदय। बिना आपकी कृपा और अनुमति के कोई भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकता। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से वादा पूरा करता हूँ, आपसे किया गया यह करार कि मेरे पारितोषिक का 25% हिस्सा आपको अदा करूं, ताकि भविष्य में भी आप मेरे लिए राज दरबार के द्वार खुले रखें। महाराज ने जैसे ही गोनू झा की ये शब्द सुने, उनके मन में तत्काल यह बात स्पष्ट हो गई कि कक्षपाल किस प्रकार का गोरख धंधा चला रहा था। गोनू झा ने जिस मेधा परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति ली थी, उसका रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था। महाराज ने गंभीरता से गोनू झा की ओर देखा तो गोनू झा ने तुरंत कहा, महाराज, इस कक्षपाल को 250 कोड़े लगाए जाए। इसने मुझसे सौदा किया था कि जो भी पुरस्कार मुझे प्राप्त होगा उसका 1/4 हिस्सा इसे देना होगा। ऐसा न करने पर इसने मुझे धमकी दी थी कि भविष्य में मुझे कभी भी नरेश से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। सभा में उपस्थित कलाकारों ने भी एक स्वर में उठकर कक्षपाल के विरुद्ध शिकायत करना शुरू कर दिया। महाराज ने सभी की बात ध्यानपूर्वक सुनी। मंच पर ही कक्षपाल को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाने का आदेश दिया और उसकी नौकरी से बर्खास्तगी की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने गोनू झा को सम्मानित करते हुए उन्हें ढेर सारे उपहार और कला शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। कार्तिक महोत्सव में शामिल कलाकारों ने खुलकर गोनू झा की प्रशंसा की, जबकि दरबार में उनके विरोधी अपना समूह लेकर वापस लौट गए। एक बार मिथिला के राज दरबार में एक ऊंचा और मजबूत पहलवान दिल्ली से आया। उसका कद 7 फुट और शरीर इतना विशाल था कि उसकी मांसपेशियों की आकृति देखते ही बनती थी। मिथिला नरेश कला प्रेमी होने के नाते पहलवान को सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाए। महाराज ने उसका भव्य स्वागत किया। पहलवान ने गर्व से कहा, महाराज, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे समान कोई मल्ल नहीं है। मैंने चारों ओर के राज्यों के सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर दिया है और अब मिथिला में आया हूँ, जहाँ मैंने सुना है कि यहाँ भी शक्तिशाली मल्ला है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। मिथिला नरेश मुस्कुराते हुए बोले, ज्वाला सिंह, ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अपनी शक्ति पर अभिमान है, पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि इस संसार में हर कला का एक से बढ़कर एक ज्ञानी होता है। ज्वाला सिंह ने अपनी बात पर जोर दिया, महाराज, अब तक द्वंद्व कला में ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे हरा सके। ऐसा हो सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम अजेय हो। महाराज बोले, कल सुबह अखाद्य में तुम्हारी शक्ति और पैतरे परखे जाएंगे। अगले दिन अखाद्य में ज्वाला सिंह की गर्जना गूंज उठी। मिथिला के कई मल्ल उससे मुकाबले के लिए तैयार थे। राजा के आते ही द्वंद्व शुरू हुआ। ज्वाला सिंह अद्वितीय था। कुछ ही पलों में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर दिया। उसके बाद एक एक कर मिथिला के 4 मल्ल भी उसके सामने हार मान चुके थे। अब मिथिला सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसी दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से बिद्धने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्लयुद्ध करूंगा। गोनू झा गरज कर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ेता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर टूट जाते थे। तन घरवालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानहत्या की रेखा है,
जो कभी लड़ाते बिदाते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौंचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। हाँ भाई ज्वाला सिंह, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुसगतियां जीती भी होगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होंगे? सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे, सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं ना, सब जानता हूं। ज्वाला सिंह को कहना पड़ता। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज। उसे क्या उठाकर दे मारेगा? तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी। गोनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंद्वी बता रहा था। वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। रात का भोजन करने के बाद वह विश्राम कर ही रहा था कि एक दरबारी उसके पास आया और कहने लगा, कल तो असली रोमांच देखने को मिलेगा। असली कुश्ती तो कल होगी। गोनू झा अखाड़े में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, पर जब उनकी द्रुत लय शुरू होती है तो उनकी बराबरी करना नामुमकिन है। तुम पलक झपकते ही देखोगे कि वह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दरार डाल देंगे। उनके पैंतरे बेहद अनोखे हैं। ज्वाला सिंह ने होठों पर अपनी जीभ फिराई और दरबारी से पूछा, तुमने यह मल्ल विद्या कहाँ सीखी? दरबारी ने गर्व से उत्तर दिया, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में सभी दांव पेच तो सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय और ताल की समझ न हो तब तक वे व्यर्थ हैं। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद है, और काल भैरव, जैसा तुम जानते हो, अत्यंत क्रोधी मल्ल है। ज्वाला सिंह कुछ समझ नहीं पाया और दरबारी से बोला, अब मुझे आराम करने दो, सुबह जल्दी उठना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह का समय आया। अखाड़े में गोनू झा शेर की तरह गर्जना कर रहे थे। चारों ओर भीड़दाश का शोर था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर विराजमान थे, पर दिल्ली का पहलवान ज्वाला सिंह कहीं दिख नहीं रहा था। पूरी मिथिला में उसकी खोज की गई, पर वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए और गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जब महाराज ने उनसे पूछा तो गोनू झा हंसते हुए बोले, मैंने ज्वाला सिंह को सुर, लय और ताल की उलझन में डाल दिया था। रात में एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत करवा दिया कि उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। महाराज बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि मिथिला का सम्मान सुरक्षित रहा। गोनू झा का विवाह संपन्न हो गया। मिथिलांचल में ब्राह्मणों के विवाह का रस और रोमांच निराला होता है। यह भूमि तो युगों से प्रेम और सौहार्द की नगरी रही है। रामायण काल से ही, जब पुष्प वाटिका में राम ने सीता का प्रथम दर्शन किया था। मिथिला के किसी भी गांव में विवाह हो और दूल्हे को किशोरियों की चुटीली छेड़खानी से बचा लिया जाए, यह असंभव ही है। यहाँ की पुरानी परंपरा के अनुसार जमाई को ससुराल में कम से कम 1.25 महीने ठहरने की रस्म निभाई जाती है। गोनू झा को भी इस रिवाज के तहत सिंदूरदान के बाद ससुराल में रोक लिया गया। ससुराल वालों ने पूरा ध्यान रखा कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। दिन भर उनकी पत्नी की सहेलियां नव दंपति के आसपास मंडराती रहती। रात को पत्नी की मामी, भाभी आदि का चुहल भरा मजाक शुरू हो जाता। गोनू झा, जो अब तक पुरुषों के साथ ही रहे थे, महिलाओं के बीच संकोच से भज जाते, उनसे संवाद करने में असहज महसूस करते। ससुराल के अलग अलग घरों से स्वादिष्ट पकवान उनके लिए आते, पर मजाक और हंसी ठिठोली के माहौल में वे ठीक से भोजन नहीं कर पाते। संकोचवश 2-4 निवाले लेते और फिर पानी पीकर उठ जाते। उनकी पत्नी, जो अब भी किशोर उम्र की थी, उनकी भूख के बारे में कुछ समझ नहीं पाती थी, इसलिए कुछ कहती भी नहीं। वह तो अपने घर में सहजता से बैठकर भोजन करती और सहेलियों के साथ ठिठोली का आनंद उठाती। गोनू झा के लिए हर दिन एक पहाड़ जैसा लगने लगा। वे सोच में पड़ गए कि आखिरकार 1.25 महीने तक ससुराल में इस तरह अधपेड़े रहकर कैसे गुजार पाएंगे।
इसी दौरान उनके गांव का एक गरीब ब्राह्मण युवक मंगर झा, जिन्हें लोग मंगरुआ कहकर बुलाते थे, उनके साथ टहल टिकोला करने ससुराल में रुका हुआ था। उसका असली नाम मंगल था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार को हुआ था, पर लोक प्रचलन में मंगल से मंगर और मंगर से मंगरुआ नाम पड़ गया था। गोनू झा भी कोई धनी परिवार से नहीं थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। विवाह के समय में उन्हें आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा था। ससुराल पक्ष भी धनी नहीं था, मगर उनकी अपेक्षा ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ससुर के दरवाजे पर गाय भैंस बकरी आदि दुधारू मवेशी थे। खेत पथार भी था। न ऊधों का लेना न माधों का देना वाली हैसियत थी। कई गांवों में ससुर की रिश्तेदारियां थीं। मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार ससुर के प्रत्येक संबंध के घर से विदाई के लिए तरह तरह की चीजें आ रही थी, जिनको रखने के लिए घर के दरवाजे पर बांस काटकर बांस की चचरी से उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। कहीं से कुछ आता, एक चचरी खोल दी जाती और सामान उसमें रख दिया जाता। कहीं से खाजा भरी चंगेरी तो कहीं से बालूशाही, कहीं से मखाने की चंगेरी तो कहीं से लड्डू की चंगेरी। ऐसे पकवान जो महीनों खराब न हो, उस अस्थायी रूप से बनाए गए कमरे में एकत्रित हो रहे थे, जिसकी गमक से पूरा दरवाजा महमह करने लगा था। एक दिन गोनू झा किसी बहाने पत्नी की सहेलियों के बीच से उठकर घर के दरवाजे पर आने में कामयाब हो गए। उन्होंने दरवाजे पर एक चटाई पर लेटे हुए मंगरुआ को देखा तो उसे जगाया। दरवाजे पर पकवानों की खुशबू से उनकी भूख जाग गई। वे बेचैन हो गए। मंगरुआ ने देखा कि गोनू झा कुछ मायूस दिख रहे हैं, तो उसने इसका कारण पूछा। गोनू झा ने मंगरुआ से बताया, दिन भर पत्नी की सहेलियां घेरे रहती हैं और रात को भाभी और मामिया। उनके सामने संकोचवश ठीक से भोजन नहीं कर पाता, अधपेटा रह जाना पड़ता है। अभी तो 7-8 दिन ही हुए हैं, सवा महीना कैसे कटेगा, यही सोचते सोचते जी हलकान हो गया है। मंगरुआ ने उन्हें समझाया, कोई बात नहीं है गोनू, तुम रात को दिशा मैदान के बहाने उठकर बाहर आ जाना। मैं इस कोठरी की एक चचरी हटा दूंगा, तुम भीतर जाकर जी भर के जो चाहो खा लेना। फिर तुम चचरी हटाकर बाहर आ जाना और जाकर सो जाना। लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होगी। गोनू झा को मंगरुआ की सलाह पसंद आ गई। लगभग मध्य रात्र में वे घर से बाहर आए, मंगरुआ को जगाया। मंगरुआ ने चचरी खोली। गोनू झा भीतर घुस गए और एक चंगेरी का ढक्कन खोलकर उसमें टटोल कर पकवानों का अंदाजा करने लगे। अंधेरा होने के कारण अंदाज से ही उन्होंने बालूशाही निकाली और खाने लगे। फिर उन्होंने टटोलकर खाजा निकाला और खा लिया। इसी तरह वे बारी बारी से चंगेरियों का ढक्कन खोलते, किसी से ठेकुआ निकालकर खाते तो किसी से कसाड़। जब उनका पेट अच्छी तरह भर गया, तब वे बाहर आने के लिए चचरी हटाने की कोशिश करने लगे, मगर चचरी नहीं खुली। चचरी में कुछ छेद बना दिए गए थे, जिनमें कीलें घुस जाती थी तो चचरी बंद हो जाती थी। मंगरुआ और उनको इस बात का पता नहीं था। गोनू झा ने जब कमरे में घुसकर चचरी बंद की थी, तो यह चचरी कीलों में फंस गई थी और गोनू झा समझ नहीं पा रहे थे कि यह चचरी खुलेगी कैसे। थोड़ी देर तक गोनू झा प्रयास करते रहे, मगर जब चचरी नहीं खुली, तब वह धीरे धीरे चचरी को थपथपाने लगे, ताकि इस हल्की आहट से मंगरुआ उठ जाए और आकर चचरी उठा दे। मगर मंगरुआ को नींद आ गई थी, इसलिए वह चचरी थपथपाए जाने से जगा नहीं। गोनू झा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें भी तो क्या करें। यदि इसी तरह बंद रह गए तो सुबह में ससुराल वालों के सामने उनकी भद्द पिट जाएगी, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसी बेचैनी में वे मंगरुआ को आवाज लगाने लगे, रे खींच, अरे खींच, खोल, रे खोल। मगर मंगरुआ के खर्राटे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चचरी पीटे जाने और खोल खींच की आवाज से ससुराल के लोगों की नींद खुली। उन्हें लगा कि कोई चोर कोठरी में घुस आया है। वे बाहर निकले। मंगरुआ भी जग गया। लोगों ने विचारना शुरू किया कि कोठरी में कौन घुसे। चोरों का क्या भरोसा, कहीं कोई गुप्ती बुझाली लेकर न बैठा हो। कौन जोखिम ले। गोनू झा ने बाहर हो रही खटपट की आवाज से समझा कि मंगरुआ जाग गया है, तो फिर दबी आवाज में बोले, रे खींच, जल्दी कर। मगर तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई पड़ी, अरे पंडित जी, रात भर ऐसे ही मुंह बाएं खड़े रहिएगा कि चोर को पकड़िएगा। दरअसल बोलने वाला यह व्यक्ति
गोनू झा के ससुर के किसी संबंधी का नौकर था जो पुछारी लेकर आया हुआ था और उनके घर के लोगों से ठीक तरह से परिचित नहीं था। उसने कहा, हटिए आप लोग, मैं घुसता हूँ अकेले। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि वह यदि मेरी पकड़ में नहीं आए और बाहर निकलकर भागने लगे तो उसे बाहर निकलते ही दबोच लें। गोनू झा ने जब यह सुना तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वे एक बड़े माठ के पीछे दुबक कर खड़े हो गए। माठ के सिरे पर एक कथरी दही पड़ी हुई थी। पता नहीं गोनू झा को क्या सूझा कि उन्होंने कथरी उठाकर अपने दोनों हाथों में रख ली। जैसे ही चचरी खोलकर वह आदमी कोठरी में घुसा, गोनू झा ने वह कथरी उसके सिर पर दे मारी। कथरी टूट गई और वह आदमी सिर से कंधे तक मलाई की छह परतों वाली दही से पुत गया। गोनू झा ने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाने लगे, जल्दी लालटेन लाओ, मैंने खींचो खोलो को पकड़ लिया। वह व्यक्ति इस अचानक हमले से इतना घबरा गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अंधेरे में उसके सिर पर क्या टूटा और चेहरे की क्या हालत हो रही है। गोनू झा की आवाज सुनकर ससुराल के लोग कोठरी में घुसे और उस व्यक्ति को घसीटकर बाहर लाए और फिर हुई उसकी जबरदस्त धुनाई की। गोनू झा ने बाद में उसे छुड़ा दिया और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, बस यहां से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वह आदमी सकते में तो था ही, वहां से भाग निकला। सोचा जान बची तो लाखों पाए। और गोनू झा अपनी मस्त चाल में चलते हुए आए। ससुराल के लोग उन्हें मुग्ध नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था कि कितने बहादुर हैं हमारे मेहमान। एक सांध्य वेला में गोनू झा अपने तालाब के समीप सुकून से टहलते हुए दिखाई दिए। धीमी धीमी हवा बह रही थी। गांव के घरों से रसोई का धुआं आसमान की ओर उठ रहा था। पनिहारिनें कुओं से पानी भरकर अपने घरों की ओर बढ़ रही थी और हलवाहे अपने हल और बैलों के साथ पगडंडियों पर लौट रहे थे। जब वे तालाब के पास से गुजरते तो बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की झंकार और पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट मिलकर एक अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करती थी। शाम का यह दृश्य अत्यंत मोहक था। गोनू झा इस रमणीय सौंदर्य में खोए हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर से युवराज उनके पास तेजी से आ रहे हैं। उनकी तंद्रा भंग हो गई। उन्हें विस्मय हुआ कि महाराज का युवा पुत्र गांव की पगडंडियों पर पैदल चलकर तालाब तक पहुंच रहा है। लेकिन यह कोई स्वप्न नहीं था। कुछ ही क्षणों में युवराज उनके सामने खड़े थे। गोनू झा ने देखा कि युवराज हाँफते हुए थकी सांसों के साथ खड़े हैं। उनकी तेज चाल से सांसें उखड़ गई थीं। जैसे ही युवराज ने समीप आकर प्रणाम किया, गोनू झा ने मुस्कुराते हुए पूछा, युवराज, क्या बात है, आज गांव की सैर का मन बना लिया? युवराज ने अपनी भारी होती सांसों को नियंत्रित करते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, मुझे ऐसा कोई झूठ बताइए जो दिखने में सत्य जैसा हो पर उससे बड़ा कोई झूठ न हो। युवराज की इस असाधारण मांग को सुनकर गोनू झा विस्मित हो गए। अरे, ये कैसी विचित्र बात है युवराज! अचानक से आपको यह क्या सूझा कि इस प्रश्न का हल ढूंढते हुए आप यहां तक चले आए? गोनू झा ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उनके अनुभवी मन ने भांप लिया कि अवश्य ही कोई गंभीर घटना घटी होगी जो युवराज को परेशान कर रही है और इसी कारण वह स्वयं उनके पास चले आए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेकली भांप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी जरूरत समझकर कोई झूठ भी आपको बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वह सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दे, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताएं कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा।
युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटर गश्ती करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पें हाँकते और हंसते। इसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हम में बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुखमुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि बात यही खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद दीवान पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश हैं उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन। इधर उधर टहल टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप्प सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष, वह दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता, पितामह के पिता, परपितामह के पिता, वृद्ध परपितामह के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक का पूर्वजीय ब्यौरा राजमहल में उपलब्ध है। चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूंकि मैं शर्त हार गया था इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था, या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है इसलिए हमारे पास अनाज का अकूत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंगवस्त्रम उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज के प्रति ऐसा झूठा बकवास करते हुए तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रतापूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित ना हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें। आप शर्त हार गए, इसीलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने कहा और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूँ पंडित जी, क्योंकि वे
200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की हैं। यदि इन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाए युवराज, अभी आप घर जाइए, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ वेश बदलकर चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराएं कि ये मेरे मामा हैं। ये सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। युवराज आश्वस्त होकर गोनू झा के घर से राजमहल वापस लौट गया। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन प्रसन्न थे कि कल तो युवराज से 100 स्वर्ण मुद्राएं दोनों ने जीत ली थीं। शायद आज भी कुछ लक्ष्मी कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम करते थे। इसके बाद उसने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने गोनू झा से कराया। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज सफल नहीं होगा और उन्हें फिर 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लग जाएंगी, इसलिए बिना मामा पर ध्यान दिए ही दोनों ने युवराज से कहा, युवराज, अब सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों ना हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर लें। दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने गोनू झा पर दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना वेश बिल्कुल गमारों की तरह बना रखा था। दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा, यह तो निपट गमार लग रहा है। यह भला क्या झूठ सुनाएगा, शामिल होने दो, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों? कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही लगी थी। युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, अब आप लोग बताएं, पहले कौन झूठ सुनाएगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा। उसके दोनों मित्र बोल पड़े, लगभग एक साथ ही, आप युवराज के मामा हैं तो हमारे लिए भी आप मामा ही हैं, आप ही पहले सुनाएं। झूठ, लेकिन याद रहे, झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ ना हो, वरना आप याद रखें, 200 स्वर्ण मुद्राएं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाया, यह देखिए, 1 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं हैं थैली में। मैं तो ठहरा गंवार आदमी, थैली में युवराज को थमा देता हूँ। यदि मैं झूठ न सुना सकूं तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना? दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाई और पूछा, कौन सी जगह थी वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने वट वृक्ष की छतनार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई 2 गज होती थी और पेड़ आदि भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे, बस, और घोड़ा 10 गज का। किस्सा गोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते थे, जिसके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। कुछ दिनों में ही घोड़े के शरीर पर एक वट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गईं। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवाई, मजबूत चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष को
3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल लिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब कि जहां कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहां ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थान पर पहुंच जाता और खेत में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और सुरती निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे से रगड़ने लगे। सभी युवक उनकी इस अजीबो-गरीब कहानी दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी? गोनू झा ने सुरती अपने होठों में दबाते हुए कहा, एक बार दादाजी के राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत में बीज ठरप गए, दूर दूर तक हरियाली झुलस गई, पेड़ ठूंठ बन गए। लोग त्राही त्राही करने लगे, लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष पर बने खेत की फसलें लहलहा रही थी। जहां कहीं भी बरसात होती, दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहां ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार रिक्त हो गए, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कहर से नगर सेठ और दीवान जी के पुरखे भी नहीं बच सके थे। एक रोज वे दोनों मेरे दादाजी के समक्ष बिलखते हुए आए, अपनी विपदा सुनाई कि उनके परिवार को अनाज के अभाव में भूखों मरने की नौबत आ गई है। दादाजी का हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने दीवान के पूर्वज को 1000 मन गेहूं, 1000 मन चावल और 500 मन दाल उधार दिया, एक अनुबंध के साथ कि जब भी उनके पास इतनी मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाएगा वे इसे वापस कर देंगे। यही व्यवस्था नगर सेठ के पूर्वजों के साथ भी की गई। कागजात बनवाकर उनके अंगूठे का निशान ले लिया गया, ये शर्त रखते हुए कि जब वे अनाज वापस करेंगे तब कागजों को नष्ट कर दिया जाएगा। अब तक 2 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और दस्तावेज अब मेरे पास है, परंतु न दीवान और न ही नगर सेठ ने अब तक वह अनाज लौटाया है। जब दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने गोनू झा की यह कथा सुनी तो वे आवेश में युवराज की ओर देखते हुए बोले, कसम से यह आदमी ढोंगी है, ऐसी घटना कभी घटित ही नहीं हुई। और भला 10 गज का घोड़ा हो सकता है? ये कपोल कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं। गोनू झा जोर से हंस पड़े और बोले, यदि मेरी बातें झूठी हैं तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं तुम्हारे दादाओं के दस्तावेज निकालता हूँ। दोनों शर्मिंदा हो गए, वे शर्त हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके वश की बात नहीं थी, इसलिए वे युवराज के समक्ष दया की याचना करने लगे। युवराज का हृदय भी अपने मित्रों की दीनता देखकर पिघल गया और उसने गोनू झा से निवेदन किया, मामा जी, इन्हें छोड़ दीजिए। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ तो दूंगा युवराज, लेकिन तब जब ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें और यह वचन लें कि भविष्य में इस प्रकार की शर्तें किसी के साथ नहीं लगाएंगे। नगर सेठ और दीवान के पुत्रों ने युवराज को जीती हुई मुद्राएं लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मामा जी, अब से हम ऐसी शर्तें कभी नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में उचित मार्ग से धन प्राप्ति का प्रयास करेंगे और इस तरह की मूर्खतापूर्ण शर्तों या जुए की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर गोनू झा संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से खूब मिठाई खिलाई और खुद भी जी भरकर मिठाइयाँ खाईं। इसके बाद वे सभी अपने अपने घर लौट आए। गोनू झा एक रात गहरी नींद में लीन थे। उनकी पत्नी भी उसी पलंग पर बेसुध सो रही थी। अचानक किसी हलचल की अस्पष्ट ध्वनि ने गोनू झा की अधूरी नींद को झकझोर दिया। उन्होंने उस ध्वनि को समझने का प्रयास किया और पाया कि यह आवाज बाहर के ओसारे से आ रही थी। गोनू झा ने एक पल में स्थिति को भांप लिया कि यह कोई चोर हो सकता है। यह आहट कुछ टटोलने की वजह से हो रही थी। ओसारे में कई बड़े बड़े माठ रखे थे जिनमें अनाज भरा हुआ था। गोनू झा को जल्दी ही समझ में आ गया कि माठ में रखे नपना के टकराने से उत्पन्न हुई आवाज उनकी नींद के बाधक बनी है। तभी एक विचार उनके मन में कौंधा। वे अचानक उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जोर से जगाने लगे। जोर से झकझोरते हुए उन्होंने कहा, अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन,
जो दिन भर की थकी हारी थी, अचानक जगाए जाने पर खींच उठी और बोली, क्यों, सोने नहीं देते हो क्या? अरे उठो भी, लाखों का नुकसान हो जाएगा। गोनू झा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। लाखों का नुकसान सुनते ही पंडिताइन की आंखें चौकन्नी हो गई और वे बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो मार्ट से अनाज चुराने के मंसूबे में था, गोनू झा के मुंह से लाखों शब्द सुनते ही अपनी चाल धीमी कर दी। अब वह आगे की बात जानने के लिए खिड़की के पास जाकर कान सटाकर सुनने लगा। अंधेरी अमावस की रात में उसे यह तसल्ली थी कि भीतर से कोई उसे देख भी नहीं सकता था। पंडिताइन ने थोड़ी सावधानी बरतते हुए पूछा, क्या कोई सपना देख रहे हो जो आधी रात में लाखों का नुकसान करने की बात कर रहे हो? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जग गए। मैं जो एक पोटली सेमल के बीज लाया था, वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। ओह, ये क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया? कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा, मोती, जर जेवरात की बात हो, और अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ है? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने पंडिताइन को डपट दिया। अरे, फालतू बकवास में मत पड़, ये बता कि सेंबल के बीज कहाँ है? पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसूरती हुई बोली, बाहर ओसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे, उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा? पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह सेंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में ठटा खड़ा कर रहे हो? चोर सांस रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली सेंबल के बीज के लिए गोनू झा इतना तड़क क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सेंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर भी है? एक यूनानी चिकित्सक ने सेंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेंबल के बीज की कीमत हीरों जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से सेंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सेंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूं। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा। चल, पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात सेंबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुंचते पहुंचेगी। अभी सो जाओ, सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। गोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वह दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सेंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूं। अच्छा चलो, सो ही जाते हैं। और गोनू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडिताइन घबराई सी गोनू झा को झंकोर कर जगाने लगी। उठिए पंडित जी, गजब हो गया, उठिए। गोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो पोटली गायब हो गई? पंडिताइन जवाब देने की बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो यह हादसा नहीं होता। न जाने कौन रात में पोटली खोल कर ले गया जिसमें बहुमूल्य सेंबल के बीज थे। गोनू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में भलाई है। न जाने सेंबल के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने भी दो, 2 पाई की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को बताया कि रात को उन्होंने चोरों की आहट सुन ली थी और उन्हें गुमराह करने के लिए सेंबल के बीज के भाव बताए थे तथा एक किस्सा गढ़ दिया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई। गोनू झा बिस्तर से उठे। स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए
और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बाजार सुरक्षा चौकी पर गए और वहां के चौकीदार से बताया कि बाजार में यदि कोई सेंबल का बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सेंबल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। वह सेंबल के बीज की कीमत 200 रुपये तोला बता रहा है। वे खुद उससे ठगाते ठगाते बचे हैं। पहले तो चौकीदार को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कर सकता है कि 2 पाए की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे, लेकिन बात चूंकि गोनू झा की थी तो उसे सतर्कता दिखाने की मजबूरी हो गई। गोनू झा ने चौकीदार को साथ लेकर बाजार में टहलना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो जमीन पर कपड़ा बिछाए सेंबल के बीज बेच रहा था। आमतौर पर सेंबल के बीज बाजार में नहीं बिकते, इसलिए गोनू झा ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यही वो चोर है जिसने रात में उनके घर से सेंबल के बीजों की पोटली चुराई थी। उन्होंने चौकीदार को इशारा किया और चौकीदार इशारा समझते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे बीजों की कीमत पूछी। चोर ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार हैरान होकर बोला, इतनी ऊंची कीमत? आखिर इन बीजों में है क्या? ये तो साधारण सेंबल के ही बीज है ना? चोर मुस्कुराते हुए बोला, ये साधारण बीज नहीं है, इनमें जीवन रक्षक तत्व छुपे हैं। तब तक गोनू झा भी वहां पहुंच चुके थे और चोर चौकीदार के बीच हो रही इस बातचीत का मजा ले रहे थे। गोनू झा ने चोर से ठिठोली करते हुए कहा, अरे भाई, तो रात का भाव बता रहा है। चौकीदार जी, जरा इसे सेंबल के बीजों का दिन वाला भाव भी बता दीजिए। ये सुनते ही चौकीदार ने चोर को दबोच लिया, उसकी कलाई मरोड़ दी और उसे घसीटते हुए पीटने लगा। गोनू झा अपनी मस्त चाल में हंसते हुए राज दरबार की ओर बढ़ गए। गोनू झा अभी अभी नींद से उबरे ही थे कि 4 नवयुवक उनके आवास पर आ पहुंचे और दरवाजे पर हल्की दस्तक देने लगे। मन ही मन गोनू झा बड़बड़ाए, अरे, इतनी सुबह कौन आ धमक पड़ा? बिस्तर छोड़ते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। सामने 4 अजनबी युवक खड़े थे जिनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी की लकीरें साफ झलक रही थीं। गोनू झा ने उनकी ओर जिज्ञासु दृष्टि डालते हुए पूछा, कहो, क्या मसला है? उन चारों में से एक युवक बोल उठा, हम पंडित जी से मिलने आए हैं। गोनू झा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, पंडित जी यानी गोनू झा से? युवक ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। गोनू झा ने गंभीरता से कहा, मैं ही गोनू झा हूं, बताओ क्या काम है मुझसे? इतना सुनते ही चारों युवक धरती पर दंडवत हो गए। उनके इस अभिनंदन से गोनू झा समझ गए कि ये युवा सहायता की आस में आए हैं। उन्होंने सभी को कमरे के भीतर बुलाया, उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, अगर मैं पहले स्नान ध्यान कर लूं तो कोई आपत्ति तो नहीं? युवकों ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, बिल्कुल नहीं पंडित जी, आप पहले स्नान ध्यान से निवृत्त हो लीजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे। कुछ समय पश्चात जब गोनू झा अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर लौटे, उन्होंने पुनः युवाओं से कहा, अब बताओ भाई, बात क्या है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या सहायता चाहते हो? युवकों में से एक ने जवाब दिया, पंडित जी, हम चारों कवि हैं, पर हमारे माता पिता हमें निकम्मा समझते हैं। हमने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का आदर करते हैं, इसलिए हमने एक कविता रची और राजा के दरबार में सुनाने पहुंचे। महाराज ने हमें कविता सुनाने का मौका तो दिया, परंतु सुनते ही हमें डांट कर भगा दिया। अपमानित होकर हम वहां से लौटे हैं। दरबार में एक व्यक्ति ने हमें बताया कि आप भी कवि हैं और आपकी कविता सुनकर महाराज ने आपको पुरस्कृत किया था। हमने भी आपकी तरह ही कविता रची थी, मगर हमें धिक्कारा गया। उस दरबारी ने कहा कि आप हमारी कविता का सही भाव समझ सकते हैं और महाराज को उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। गोनू झा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनके जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? युवकों ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा। हाँ,
वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। गोनूझा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो गोनूझा से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना नहीं चाहते थे। गोनूझा समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह उत्प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है। युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा। कहाँ हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वे समझ सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम निखट्टू नहीं है, हमारी भी कोई पहचान है। गोनूझा ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, ये सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा। तब कविता की पहली पंक्ति बनाई पककर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पायो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने गोनूझा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी। और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई, पककर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानो रारी। गोनूझा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेज दिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए। दूसरी तरफ काना नाई उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे, तुम लोग फिर यहाँ आ गए। गोनूझा ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय गोनूझा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। गोनूझा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण? जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनवाऊं। गोनूझा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी रचना दरबार में सुनाई। पक कर गुलर गिर गयो लायो, पीपर नारी जामुन अंत न पायो बरबस ठानो रारी। महाराज की आंखों में उलझन साफ छलक रही थी और उनकी दृष्टि गोनूझा की ओर मुड़ी। गोनूझा तुरंत समझ गए कि महाराज का संकेत यही है कि इस कविता का कोई सिर पैर नहीं है। फिर मुखर स्वरों में बोले, महाराज, यह साधारण कविता नहीं है, इसमें गूढ़तम विचार प्रकट हो रहे हैं। यह तो राम और रावण के युद्ध की गाथा और उसके परिणाम को दर्शाने वाली काव्य रचना है। पक कर गूलर गिर गयो दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी का करुण विलाप है, एक अद्वितीय करुण रस की अभिव्यक्ति। इस पंक्ति में कवि ने संकेत किया है कि रावण की स्वर्णिम लंका, जो उसके घमंड का प्रतीक थी, पक चुके गूलर के फल की तरह जमीन पर गिर गई, नष्ट हो गई। गोनूझा ने आगे विवेचन किया, लाइयो पीपर नारी इस बात को प्रतिबिंबित करता है
कि मंदोदरी का पिया यानी रावण परनारी अर्थात सीता को लेकर आया, जिसका परिणाम लंका के सर्वनाश में हुआ। जामन अंत न पाइयों में भगवान राम का यशोगान हो रहा है। यह कवि कहता है, हे मन, राम तो अनंत है, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को कोई भी नहीं समझ सकता। और अंत में महाराज ये स्पष्ट होता है कि मंदोदरी अपने विलाप में इस बात का बखान करती है कि उसके पति रावण ने उस असीमित शक्ति वाले राम से जबरन शत्रुता मोल ली, जिसका परिणाम उसे और लंका दोनों को विनाश के रूप में भुगतना पड़ा। महाराज कविता की जटिलता से उतने प्रभावित नहीं हुए जितने गोनू झा के विद्वतापूर्ण विश्लेषण से। उन्होंने यह भी भांप लिया कि गोनू झा उन युवकों की मदद करना चाहते हैं जिसका तात्पर्य है कि इन नवयुवकों में कुछ विशेष गुण अवश्य हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर महाराज ने चारों युवकों को इनाम से सम्मानित किया। इनाम पाकर वे चारों युवक प्रसन्नचित्त होकर दरबार से विदा लेने लगे। जब उन्होंने गोनू झा के चरणों में झुककर प्रणाम किया तो गोनू झा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, इस धनराशि को अपने माता पिता को दो, उन्हें प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ ठोस कार्यों को सीखो, केवल कविता से जीवन का निर्वाह नहीं होता। युवकों के चले जाने के बाद गोनू झा ने काननाई की ओर एक गंभीर दृष्टि डाली, फिर मुस्कुराते हुए अपने आसन पर शांति